गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है इस्केमिक हार्ट डिसीज़। तो उसमें हमें मेनली डिस्कस करना है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। क्या इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसीज़ इन विच देयर इज़ एन इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन टू अ पोर्शन ऑफ मायोकार्डियम। मतलब कि ऐसी ग्रुप ऑफ डिसीज़ जिसमें मायोकार्डियम में इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड हो रहा है और ऑक्सीजन हो रही है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है और ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, तो इसमें एमआई आता है, एंजाइना पेक्टोरिस आती है, क्रॉनिक इस्केमिक हार्ट डिसीज़, सडन कार्डियक डेथ ड्यू टू फेटल वेंट्रिकुलर एरिथमिया, ये सब आते हैं। तो अपन को मेनली डिस्कस करना मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। इससे 20 नंबर का क्वेश्चन आराम से बन सकता है यूनिवर्सिटी में, तो अपन इसको डिस्कस करते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन की डेफिनेशन। इट इज़ डिफाइंड एज द मायोकार्डियल इस्कीमिया दैट इंड्यूस कोगुलेटिव नेक्रोसिस ऑफ कार्डियक मसल लीड्स टू कॉज ऑफ डेथ। मतलब कि इसमें क्या होगा कि सबसे पहले इस्कीमिया होगी, उसके कारण कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगी और उससे डेथ हो जाएगी पर्सन की। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले रिस्क फैक्टर में एज आ जाएगा। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे इसके रिस्क बढ़ता है। ठीक है, और मैक्सिमम का 40 to 65 ईयर्स में एज दिखता है कि मैक्सिमम चांसेस। ठीक है, फिर आता है सेक्स। मेल में ज़्यादा चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल, और जब लेकिन मीनोपॉज के बाद जो रिस्क है वो सिमिलर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो एस्ट्रोजन है वो कार्डियो प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है फीमेल के अंदर, जो कि मेनोपॉज के बाद उसमें कम हो जाता है। ठीक है, फिर अदर रिस्क फैक्टर जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस में अपन ने पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में, वही सब आ जाएंगे। हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटस, स्मोकिंग, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, ये सब जो है ये भी मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के रिस्क फैक्टर हैं। ठीक है, फिर आती है एटियोलॉजी में। इस्केमिक हार्ट डिसीज इज कॉज्ड बाय एन इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू मायोकार्डियम। ठीक है, या तो डिमांड बढ़ गई है या फिर सप्लाई कम हो गई है, तो उस वजह से जो उसका इम्बैलेंस हो गया है ना, तो उसमें एटियोलॉजी में आते हैं। इस्केमिक हार्ट डिसीज इज कॉज्ड बाय एन इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू मायोकार्डियम। ठीक है, तो जो डिमांड और सप्लाई है उसका इम्बैलेंस हो गया है, उस वजह से इस्केमिक हार्ट डिसीज डेवलप होती है। ठीक है, तो या तो ब्लड फ्लो कम हो जाए या फिर डिमांड बढ़ जाए। तो इन कारण से क्या होगा कि ब्लड कम पहुंचेगा और ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, इस वजह से वहाँ पर क्या हो जाएगी, जो मायोकार्डियल मसल है वहाँ उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, ब्लड फ्लो क्यों घटेगा? ऑक्लूजन ऑफ कोरोनरी आर्टरी। और डिमांड कैसे बढ़ सकती है? या तो मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी हो जाए, या फिर हार्ट रेट बढ़ जाए, फिर फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाए, स्ट्रेस बढ़ जाए। तो इन सब केसेस में क्या होगा कि डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों में से कुछ भी होगा तो उससे क्या हो सकता है? एमआई हो सकता है। अब आते हैं ऑक्लूजन। अब जो क्या यहाँ पर क्या हो रहा था कि ऑक्लूजन हो रहा था। ठीक है, तो ऑक्लूजन का रीज़न क्या हो सकता है? तो या तो ये ऑक्लूजन कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो सकता है या फिर अदर कॉजेस की वजह से। तो मेनली जो 90% होता है वो कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है। तो जो मेनली कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस है उसमें ल्यूमेन जो है उसकी नैरो हो जाती है और ऐसे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक बनता है और उससे थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है। तो जो उसकी ल्यूमेन है वो बहुत ही ज़्यादा नैरो हो जाती है। ठीक है, अदर कॉजेज में आता है कोरोनरी वेसोस्पाज्म। कोरोनरी वेसोस्पाज्म हो गया, उस वजह से भी जो ल्यूमेन है वो पतली हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, फिर कोरोनरी एम्बोलाई, एम्बुलस फॉर्मेशन हो गया है, तो उस वजह से हो सकता है। डिमिनिश्ड अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड और ऑक्सीजन, जैसे शॉक हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ठीक है, फिर अब आते हैं पैथोजेनेसिस में। पैथोजेनेसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पैथोजेनेसिस सबसे पहले देखते हैं एक्यूट प्लाक चेंज। ठीक है, तो जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक है उसमें एक्यूट चेंज आएंगे, जैसे कि रप्चर हो जाए, अल्सरेशन हो जाए या हेमरेज हो जाए। तो उस वजह से क्या है कि जो ऊपर की उसकी वो है प्लाक की जो ऊपर वाली कवरिंग है वो टूट जाएगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा? एक्सपोज हाईली थ्रोम्बोजेनिक प्लाक कॉन्स्टिट्यूएंट। तो जो हाईली थ्रोम्बोजेनिक प्लाक कॉन्स्टिट्यूएंट है वो बाहर आ जाएंगे, उससे क्या होगा? थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया। फिर फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोथ्रोम्बाई, जो माइक्रोथ्रोम्बाई छोटे छोटे दिख रहे हैं इनका फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर लीड्स टू द पार्शियल और कंप्लीट ऑक्लूजन। अब क्या कि पहले जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बना था वैसी ल्यूमेन कम थी और उसके बाद और भी ज़्यादा ऑक्लूजन बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर होगा वैसोस्पाज्म। वैसोस्पाज्म क्यों हुआ? क्योंकि इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर निकले, एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स और एंडोथेलियल सेल्स की वजह से क्या हो जाएगा? वैसोस्पाज्म, जिससे कि फर्दर नैरोइंग हो गई थी। वैसे ही पहले अभी अपन ने देखा कि पार्शियल और कंप्लीट ऑक्लूजन हो चुका है और ज़्यादा ऑक्लूजन हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ कोगुलेशन पाथवे। कोगुलेशन पाथवे का एक्टिवेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से थ्रोम्बस का जो साइज है और बढ़ जाएगा। तो जो देख रहे थे यहाँ पर माइक्रोथ्रोम्बाई बने हुए हैं छोटे छोटे ग्रीन कलर के, और उसके बाद अब जब एक्टिवेशन ऑफ कोगुलेशन पाथवे हो जाएगा तो यहाँ पर पूरे जहाँ ल्यूमेन है उसमें पूरी की तरह कवर हो जाएगा, तो पूरा उसको क्या कर देगा? ऑक्लूड कर देगा। ठीक है, तो कंप्लीट ऑक्लूजन हो जाएगा। फिर एंड में क्या हो? एंड स्टेज क्या होगी कि आप कंप्लीट ऑक्लूजन हो गया तो अपने जिस वेसल या जिस आर्टरी में ये ऑक्लूजन हुआ है, तो जो जहाँ पर वो ब्लड सप्लाई कर रही थी वहाँ का जो टिश्यू होगा उसकी डेथ हो जाएगी और वहाँ पर क्या हो जाएगा? मायोकार्डियल नेक्रोसिस, जो कि कोगुलेटिव टाइप का होता है। तो ये थी इसकी पैथोजेनेसिस। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आते हैं।
क्लासिफिकेशन ऑफ एमआई जो है वो दो प्रकार का है, ट्रांसम्यूरल इंफ्राक्ट और सब एंडोथेलियल इंफ्राक्ट। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ मायोकार्डियम इन्वॉल्व, ये दो प्रकार का है। ठीक है, तो ट्रांसम्यूरल में क्या होता है कि एंटायर थिकनेस ऑफ वेंट्रिकल वॉल इन्वॉल्व, जो पूरी वेंट्रिकल वॉल की एंटायर थिकनेस वो इन्वॉल्व रहती है, जबकि इसमें इनर 1/3 और इनर 1/2 ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल इन्वॉल्व रहती है। इसमें 1/3 और 1/2 इन्वॉल्व रहती है, और इसमें पूरी वेंट्रिकल वॉल की जो थिकनेस है वो इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, मोस्ट कॉमन है 95% में ट्रांसम्यूरली होता है और 5% जो है वो सब एंडोकार्डियल होता है। ठीक है, इट इज एसोसिएटेड विद द कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, एक्यूट प्लाक चेंज और थ्रोम्बी फॉर्मेशन, ये इससे एसोसिएटेड रहता है, जबकि इसमें प्लाक डिस्ट्रप्शन होगा और उसके कारण कोरोनरी थ्रोम्बस बन जाएगा। तो इसमें ये दोनों एक ये डिफरेंस है। ठीक है, फिर एक और डिफरेंस ये है कि जो अपन ईसीजी देखेंगे तो उसमें जो है एसटी सेगमेंट जो है वो एलिवेटेड मिलेगा ट्रांसम्यूरल में, जबकि नो एसटी एलिवेशन मिलेगा किसमें अपन को, सब एंडोकार्डियल इंफ्राक्ट में। तो जो ट्रांसम्यूरल इंफ्राक्ट है वो स्टेमी है और जो सब एंडोकार्डियल इंफ्राक्ट है वो नॉन स्टेमी है। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अलग से 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस बताओ। तो सबसे पहले 2 प्रकार के चेंजेस होते हैं, रिवर्सिबल इंजरी और इरिवर्सिबल इंजरी। रिवर्सिबल इंजरी मतलब कि अगर उस टाइम पे रहते अपन ने जो ब्लड है वो वापस से रीगेन हो जाए, वापस से ब्लड सप्लाई आ जाए उसकी, तो जो इंजरी हुई है वो वापस से सही हो सकती है। ठीक है, पर इरिवर्सिबल इंजरी एक बार हो जाए तो फिर अब सही नहीं होगी। ठीक है, तो रिवर्सिबल इंजरी में क्या होता है कि सिसेशन ऑफ एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, एटी प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और क्या होगा इससे, और टॉक्सिक मेटाबोलाइट एक्यूमुलेट होने लगेंगे जैसे लैक्टिक एसिड, जो क्योंकि अब एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो अब रुक चुका है, तो एनारोबिक होगा तो उसका जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो लैक्टिक एसिड बनता है, वो सब एक्यूमुलेट होने लगेंगे, टॉक्सिक सब्सटेंस, ये सब होगा। फिर लॉस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी विद इन 60 सेकंड, जैसे ही एमआई स्टार्ट होगा उसके 60 सेकंड के अंदर ही कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर अपन को क्या बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक चेंजेस क्या क्या दिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग, ग्लाइकोजन डिप्लीशन एंड मायोफाइब्रल रिलैक्सेशन। ठीक है, ये विद इन अ फ्यू मिनट्स में डेवलप हो जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग दिख जाएगी क्योंकि ये वही एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस अपना जो है बंद हो गया है, ग्लाइकोजन डिप्लीशन होने लगेगा, है ना, मायोफाइब्रल रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो ये अपन को रिवर्सिबल इंजरी में दिखेगा। फिर अब अगले आते हैं इरिवर्सिबल इंजरी। 30 मिनट के बाद अब इरिवर्सिबल इंजरी चालू हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, लीकेज ऑफ साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन इनटू ब्लड। तो जो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन है वो लीक होने लगेंगे, बाहर निकलने लगेंगे, जैसे कि मायोग्लोबिन, एलडीएस, क्रिएटिनिन काइनेज और ट्रोपोनिन। ठीक है, तो ये सब रिलीज होने लगेंगे। ये इसको अपन यूज्ड इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एमआई, दोनों में अपन यूज़ करते हैं, डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट में भी। ठीक है, फिर इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो अब धीरे धीरे जो हार्ट है उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी अब लॉस होने लगी, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, अरिथमिया हो जाएगा हार्ट में। ठीक है, आगे इरिवर्सिबल इंजरी में फाइनली क्या होना है कि अगर इंजरी बढ़ती गई, टाइम बढ़ता गया, अपन वापस से जो ब्लड है वो उसके पास नहीं पहुंच पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, तो उसके कारण क्या होगा, नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा। तो जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस है वो कार्डियक मसल का स्टार्ट हो जाएगा और कंप्लीट हो जाता है 6 आवर में। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। चलो अब अपन देखते हैं ग्रॉसली क्या क्या चेंजेस देखते हैं। तो सबसे पहले 0 से 12 आवर तक अपन को कोई भी आइडेंटिफाइबल ग्रॉस चेंज नहीं देखेंगे। बस अगर अपन ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड जो स्टेन है, अगर अपन उसको इससे स्टेन करेंगे अपनी कार्डियक मसल को, तो इससे अपन डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे कि जो नॉन इंफ्रैक्टेड एरिया है वो अपन का ब्रिक रेड दिखेगा, और जो इंफ्रैक्टेड एरिया है वो अनस्टेन्ड रहेगा और पेल रहेगा। ठीक है, तो अपन ऐसे अपन उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, फिर 12 to 24 आवर में अपन ग्रॉसली उसको पहचान सकते हैं कि इसके एमआई है। तो उसमें क्या दिखेगा, पेल रेडिश ब्लू एरिया दिखेगा, जो कि प्रोग्रेसिवली चेंज हो जाएगा किसमें, शार्पली डिफाइंड येलो, टैन एंड सॉफ्ट में। ठीक है, फिर 3 से 5 डेज में अपन को मॉटल्ड विथ अ सेंट्रल पेल येलोइश नेक्रोटिक रीजन दिखेगा विथ बॉर्डर ऑफ हाइपरेमिक जोन ड्यू टू ग्रेनुलेशन ऑफ टिश्यू। ठीक है, तो अब धीरे धीरे क्या होगा कि जो येलो टैन सॉफ्ट पार्ट था वो मॉटल्ड होने लगेगा, और उसमें जो नेक्रोटिक रीजन है वो अपन को देखने लगेगा कि सेंट्रल पेल नेक्रोटिक रीजन, और जो उसके बॉर्डर है उसमें हाइपरेमिक जोन दिखेगा, मतलब रेड कलर का हाइपरेमिक जोन दिखेगा। किसकी वजह से होगा, ड्यू टू ग्रेनुलेशन टिश्यू की वजह से हुआ। ठीक है, फिर 10 days to 2 week में सॉफ्ट एंड रिम्ड बाय अ हाइपरेमिक जोन ऑफ हाईली वेस्कुलर ग्रेनुलेशन टिश्यू। ठीक है, तो 10 डेज से 2 वीक तक अपन को ये चेंज दिखेगा। फिर 2 वीक से ज़्यादा हो गया तो इनफैक्ट एपियर फर्म पेल ग्रे कॉन्ट्रैक्टेड, और फिर एकदम एंड में फाइब्रस स्कार दिखेगा, अपन को कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, अभी अपन डिटेल में इसमें टेबलर फॉर्म में इसको डिस्कस करेंगे। वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपन को याद करनी है। ठीक है, तो ये टेबल अपन डिस्कस करते हैं। तो ये अपन ने ग्रॉस चेंज देखे थे और यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक चेंज लिखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 0 से हाफ आवर तक इसमें कुछ नहीं दिखेगा, 0 से 6 आवर तक में भी कुछ नहीं दिखेगा, 6 to 12 आवर में भी कुछ नहीं दिखता। ठीक है, अपन ने देखा था 0 से 12 आवर तक कोई भी ग्रॉस चेंज नहीं होता। ठीक है, फिर अब आते हैं कि 12 से 24 आवर में डार्क मॉडलिंग दिखने लगेगी। ठीक है, फिर
1 से 3 डे में मॉडलिंग विथ येलो टेन सेंटर, जो उसका वो है जहाँ जहाँ इन्फ्रैक्शन हो रहा है वहाँ पर येलो टेन सेंटर दिखने लगेगा, ठीक है। तो 3 से 7 डेज में हाइपरेमिक बॉर्डर एंड सेंट्रल येलो टेन, तो जो उसका बॉर्डर है वहाँ पर रेड रेड होगा और उसके सेंटर में येलो टेन दिखेगा, ठीक है। फिर 7 से 10 डे में मैक्सिमल येलो टेन एंड सॉफ्ट होता है, और फिर 10 से 14 डे में रेड ग्रे डिप्रेस्ड इंफ्राक्ट बॉर्डर्स, ठीक है। धीरे धीरे जो रेड कलर है वो डिसअपियर होने लगेगा। फिर 2 से 8 वीक में ग्रे वाइट स्कार प्रोग्रेसिव फ्रॉम बॉर्डर टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इंफ्राक्ट, ठीक है। फिर धीरे धीरे ग्रे वाइट स्कार वो डेवलप होने लगेगा और 2 मंथ के बाद पूरे तरीके से जो स्कार है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था ग्रॉसरी चेंज। तो ये टेबल फॉर्म में से याद कर लो, ये टेबल बना के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेबल आ सकती है, ठीक है। फिर आता है माइक्रोस्कोपिक चेंज में। सबसे पहले अपन 0 से लेके 30 मिनट तक अपन को कोई भी माइक्रोस्कोपिक चेंज नहीं दिखेगा, पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक चेंज दिखता है। तो इसमें क्या होता है, रिलैक्सेशन ऑफ मायोफाइब्रिल, लॉस ऑफ ग्लाइकोजन एंड स्वेलिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये अपन को देखेगी सबसे स्टार्ट में। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि 1 से हाफ से 6 आवर में तब भी फिर अपन को अभी भी कोई माइक्रोस्कोपिक चेंज नहीं देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में ही चेंज देखेंगे। उसमें क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियल अमॉर्फस डेंसिटीज देखेंगे अपन को, ये इंपॉर्टेंट याद कर लेना। तो 0 से 30 मिनट तक भी कोई माइक्रोस्कोपिक चेंज नहीं दिखा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक में दिखा, लाइट माइक्रोस्कोपी में नहीं दिखा कुल मिला के। और हाफ से लेकर 6 आवर तक फिर से लाइट माइक्रोस्कोपी में कुछ नहीं दिखेगा, अपन को दिखेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में, ठीक है। उसमें क्या दिखेगा, माइटोकॉन्ड्रियल अमॉर्फस डेंसिटीज, ठीक है। फिर 6 घंटे के बाद अपन को लाइट माइक्रोस्कोपिक में चेंज दिखने लगेगा, तो यहाँ पर कोगुलेटिव नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर 12 से 24 घंटे में अपन को दिखेगा जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस में जो जो चेंजेस होते हैं वो सब, जैसे कि पिक्नियोटिक न्यूक्लियाई, इंक्रीज्ड यूसिनोफिलिक ऑफ साइटोप्लाज्म एंड कॉन्ट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस, ठीक है। और बिगनिंग ऑफ न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेट, तो जो न्यूट्रोफिल है वो धीरे धीरे यहाँ अंदर आने लगेगा, ठीक है। फिर 1 से 3 दिन में क्या होगा, जो नेक्रोसिस है वो और प्रोग्रेस करेगा और वहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ न्यूक्लियर इंडस्ट्रिएशन हो जाएगा और जो न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट आ रहा था वो बढ़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर 3 से 7 दिन में क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ डेड मायोकार्डियल सेल विथ डिसइंटीग्रेटिंग न्यूट्रोफिल, ठीक है। अब जो मायोकार्डियल सेल थे जो डेड थे वो डिसइंटीग्रेट होने जाएंगे, वो टूटने लगेंगे, ठीक है। और जो न्यूट्रोफिल्स थे वो भी डिसइंटीग्रेट होने लगेंगे और धीरे धीरे जो डेड सेल है उनका फैगोसाइटोसिस होने लगेगा, फैगोसाइटोसिस होगा मैक्रोफेज से, ठीक है। पर ये 7 से 10वें दिन में मैक्सिमम देखते हैं अपन को फैगोसाइटोसिस ऑफ डेड सेल, जिससे कि क्या बनता है, ग्रेनुलेशन टिश्यू बनने लगता है, ठीक है। फिर 10 से 14वें दिन में क्या होगा कि जो ग्रेनुलेशन टिश्यू बनना स्टार्ट हुआ था वो वेल एस्टेब्लिश हो जाएगा और कोलेजन डिपोजिशन अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो जो धीरे धीरे जो ग्रेनुलेशन टिश्यू है, फाइब्रोब्लास्ट, ये सब बनना स्टार्ट हो जाएगा और मैक्सिमम यहाँ पर है अपना 10 से 14वें दिन में, ठीक है। फिर 2 से 8 वीक के बीच में क्या होगा, इंक्रीज्ड कोलेजन डिपोजिशन एंड डिक्रीज सेलुलरिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी और कोलेजन डिपोजिशन बढ़ जाएगा, मतलब फाइब्रोसिस होना चालू हो गया। और 2 मंथ के बाद डेंस कोलेजनस स्कार अपन को दिखेगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये चेंजेस है। तो ऐसे ही स्टार्ट फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं। 1 से हाफ आवर में और हाफ से 6 आवर में कोई भी लाइट माइक्रोस्कोपिक चेंज नहीं दिखेगा ओपन, और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में 0 से 30 मिनट में दिखेगा अपन को रिलैक्सेशन ऑफ मायोफाइब्रिल, लॉस ऑफ ग्लाइकोजन एंड स्वेलिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। फिर हाफ से 6 आवर में अपन को देखेगा माइटोकॉन्ड्रियल अमॉर्फस डेंसिटीज देखेंगे, ठीक है। फिर 6 से 12 घंटे में अपन को देखेगा अर्ली कोगुलेटिव नेक्रोसिस, मतलब नेक्रोसिस चालू हो गई है। फिर 12 से 24 में अपन को जो नेक्रोसिस के साइन हैं वो दिखने लगेंगे, जैसे कि पिक्नियोटिक न्यूक्लियाई, यूसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म और कॉन्ट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस और बिगनिंग ऑफ न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट, ये चारों चीज़ अपन को दिख जाएंगी। फिर उसके बाद 1 से 3 दिन में क्या होगा कि जो न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट आना चालू हुआ था वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर 3 से 7 दिन में क्या होगा कि जो न्यूट्रोफिल थे वो डिसइंटीग्रेट होने लगेंगे और फैगोसाइटोसिस जो डेड सेल का है वो चालू हो जाएगा, ठीक है। 7 से 10वें दिन में मैक्सिमम फैगोसाइटोसिस होगा और ग्रेनुलेशन टिश्यू का बनना चालू हो जाएगा, ठीक है। 10 से 14वें दिन में जो ग्रेनुलेशन टिश्यू है वो वेल एस्टेब्लिश हो जाएगा और कोलेजन डिपोजिशन चालू हो जाएगा। 2 से 8 वीक में इंक्रीज्ड कोलेजन डिपोजिशन एंड डिक्रीज सेलुलरिटी घटने लगेगी और कोलेजन डिपोजिशन होने लगेगा। और 2 मंथ से ज़्यादा में डेंस कोलेजन स्कार टिश्यू दिखने लगेगा अपन को। तो ये सारे चेंजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें अपन एक डायग्राम से अपन समझ लेते हैं। तो यहाँ देखो, सबसे पहले एक बार हम डायग्राम में देख लेते हैं। सबसे पहले ए डायग्राम अपन को जो नॉर्मल मायोकार्डियम है वो दिख रहा है। फिर दूसरे डायग्राम में क्या क्या दिख रहा है, एक तो इन्फ्रैक्टेड मायोकार्डियल फाइबर विद यूसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म, जब ये नेक्रोसिस के चालू हो गई थी उसके सिम्टम्स हैं। और न्यूक्लियर चेंजेस ऑफ नेक्रोसिस लाइक पिक्नियोसिस, कैरियोलाइसिस, ये सब भी दिख रहा है अपन को। पिक्नियोसिस होना चालू हो गया और कैरियोलाइसिस मतलब कि जो न्यूक्लियस के छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं वो सब चालू हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्रोटिक मटेरियल मायोकार्डियल फाइबर है वो दिखने लग रहे हैं और पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेट भी आएंगे। तो जो यहाँ पर न्यूट्रोफिल हैं वो दिख रहे होंगे, न्यूट्रोफिल का इन्फिल्ट्रेशन चालू हो गया है। फिर नेक्स्ट डायग्राम में यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर
ये फाइब्रोब्लास्ट, कैपिलरीज, ये सब यहाँ पर बनना चालू हो गई, तो मतलब ग्रेनुलेशन ऑफ टिश्यू चालू हो गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे धीरे धीरे जो सेल हैं उनके नंबर कम हो गए हैं, और जो ज़्यादातर है वो फाइब्रोब्लास्ट और ये कैपिलरीज यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या हो गया, फाइब्रोसिस हो गया, स्कारिंग होने लगी है टिश्यू की, तो यहाँ पर स्कार टिश्यू है ये। फिर एंड में पूरी तरह स्कार बन जाता है और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो अपन डायग्रामेटिक देख लिया अपन ने। फिर आते क्लिनिकल सिम्टम्स। तो क्लिनिकल सिम्टम्स में सीवियर रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन होगा, रेडिएट टू नेक, जॉ, एपिगेस्ट्रियम एंड लेफ्ट आर्म तक। तो यहाँ पर रेट्रोस्टर्नल पेन चालू होगा और कहाँ तक रेडिएट हो सकता है, नेक में, जॉ में, एपिगेस्ट्रियम, लेफ्ट आर्म के शोल्डर वगैरह वहाँ तक पूरा पहुँच जाता है, ठीक है। फिर डिस्निया क्यों हो रहा है, क्योंकि ड्यू टू पल्मोनरी कंजेशन। अब जो वो हार्ट है वो अब पंप नहीं कर पा रहा है, तो जो ब्लड है वो लंग्स में भर जाएगा, उससे क्या होगा, पल्मोनरी कंजेशन होगा और सांस नहीं ले पाएगा, तो डिस्निया हो जाएगा। एक्सेसिव स्वेटिंग, एंजाइटी एंड नोजिया, ये भी होगा। फिर कफ, वीजिंग, हिकअपिंग ये सब होगा। और 10 से 15% केस में क्या होता है कि एसिम्टोमेटिक अटैक आते हैं एमआई का, पता ही नहीं चलता कि एमआई हुई है उसको, ठीक है। तो कॉमनली इन एल्डर पेशेंट और डायबिटीज़ मेलाइटिस पेशेंट में ऐसा होता है, ठीक है। फिर लैब डायग्नोसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आराम से 5 नंबर में अलग से आ सकती है, तो इसको सुन लो। लैब डायग्नोसिस में क्या है कि फाइंडिंग आर मेनली ड्यू टू लीकेज ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द नेक्रोटिक माइकार्डियल सेल इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। तो क्या होता है कि जो जिन सेल्स का नेक्रोसिस चालू हो गया है और उन सेल की डेथ हो गई है, तो जो उनमें साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन थे वो रिलीज होने लगेंगे बाहर, तो उन्हीं प्रोटीन का जो लेवल है, जो पहले ब्लड में तो नॉर्मल था, जब लेकिन नेक्रोसिस हुआ तो उनका लेवल बढ़ जाएगा, तो उन्हीं को अपन चेक करेंगे और उससे अपन डायग्नोसिस बनाएंगे और ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो प्रोटीन है ट्रोपोनिन है, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक मार्कर्स ऑफ एमआई। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें कि जो ट्रोपोनिन है मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक मार्कर ऑफ एमआई है, ठीक है। ये 2 से 4 घंटे में बढ़ना चालू हो जाता है और पीक इसकी मिलती है 48 आवर में, ठीक है। तो एलिवेटेड ट्रोपोनिन लेवल में रिमेन फॉर 7 to 10 days आफ्टर एमआई। जब एमआई इस्कीमिया होना चालू हुआ तो उसके 2 से 4 घंटे में ही बढ़ जाएगा, और पीक जो है इसकी 48 घंटे में मिलेगी, और 7 से 10 दिन तक ये एलिवेटेड रहेगा। फिर दूसरा आता है क्रिएटिनिन काइनेज, ठीक है। इट इज़ अ नॉन स्पेसिफिक एंजाइम मार्कर, तो ठीक है, ये एमआई के लिए स्पेसिफिक नहीं है। प्रेजेंट इन ब्रेन, स्केलेटन मसल और मायोकार्डियम, ये तीनों जगह प्रेजेंट होगा। 2 से 4 घंटे में ये बढ़ जाएगा और इसका जो पीक है वो 24 घंटे में देखेगा, और रिटर्न टू नॉर्मल विद इन 72 आवर्स। तो यही देखो, जो क्रिएटिनिन काइनेज है उसका जो पीक है वो अपना 24 आवर्स में दिख रहा है, ठीक है, और ये नॉर्मल अपने 72 घंटे में 3 दिन में नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। फिर एलडीएच आता है, एलडीएच नॉट स्पेसिफिक मार्कर, ये भी स्पेसिफिक मार्कर नहीं है। फिर राइजिंग आफ्टर 24 to 48 आवर, 24 से 48 घंटे, 2 से 3 दिन बाद ये बढ़ता है, ठीक है, 1 से 2 दिन बाद मतलब। रिमेन्स फॉर मैनी डेज, रिटर्न टू नॉर्मल 7 से 14 दिन में, तो ठीक है, बहुत दिन तक ही रहता है, और 10 से 14 दिन में क्या बोलते हैं, ये नॉर्मल होता है, ठीक है। फिर आता है अगला मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या है, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन फाउंड ओनली इन स्केलेटन एंड कार्डियक मसल, ठीक है। ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है जो कि स्केलेटन मसल और कार्डियक मसल में मिलता है, और इट इज़ द अर्लीस्ट मार्कर ऑफ एमआई, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सबके लिए पता होना चाहिए, जैसे कि इसका क्या है, ट्रोपोनिन का मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक मार्कर फॉर एमआई है, कब इसका लेवल